हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम फिर से बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। हमने जो पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले पार्ट में जो भी टॉपिक पढ़े थे उसके आगे को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ प्ले लिस्ट का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप पूरे सिलेबस यानी कि जो 12th का सिलेबस है सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फिर अगला टॉपिक आता है सिग्नल प्रोपोगेशन टर्मिनोलॉजी, यानी कि जब सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। फिर सबसे पहला टर्म आता है एटीन्यूएशन। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम इज नोन एज एटीन्यूएशन, यानी कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ का जो घटना होता है, यानी कि द स्ट्रेंथ जो लूज होती है जब सिग्नल एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, उसे ही हम एटीन्यूएशन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एम्पलीफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, यानी कि जो प्रोसेस किसी भी एम्पलीट्यूड यानी कि जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से तो आपको एम्पलीफिकेशन कहलाएगा। दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। अब इसकी वजह से एम्पलीफिकेशन बढ़ा जाए तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। हेंस इट कंपेंसेट्स द एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल, यानी कि जो एटीन्यूएशन होता है सिग्नल में ये उसको भी क्या कर देता है, बराबर कर देता है दोबारा से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के। रेंज क्या होती है? इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। अब रेंज वो होती है कि हम कहते हैं कि यार इतनी रेंज तक हमारा फोन कनेक्ट करता है, इतने रेंज तक सिग्नल आते हैं, फिर उस रेंज के बाद सिग्नल कम आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वही रेंज है कि एक लार्जेस्ट डिस्टेंस जहाँ से सिग्नल निकल रहे हैं और वो पॉइंट जहाँ पर तक सिग्नल पहुंच रहे हैं वही लार्जेस्ट डिस्टेंस है रेंज। वो उनके बीच में डिस्टेंस है जहाँ तक जो सिग्नल है वो रिसीव हो रहे हैं, हमें हमारा फोन अच्छे से चल जा रहा है या फिर जो भी सिग्नल वाले सिस्टम है वो अच्छे से चल रहे हैं, वहां तक क्या होता है वो डिस्टेंस कहलाएगी रेंज। ठीक है, जहां तक वो लास्ट में सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा होगा। फिर आता है बैंडविड्थ। इट रिफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर विच द इक्विपमेंट ऑपरेट्स। ये क्या आता है, फ्रीक्वेंसी रेंज अगर करता है जिसमें जो इक्विपमेंट है वो ऑपरेट करते हैं, कि फिर ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी किस तरीके से है और क्या क्या सिस्टम कैसे चल रहे हैं। फिर आता है मॉड्यूलेशन। इफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, अगर जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है लो फ्रीक्वेंसी की है, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेज, उसे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। हेंस ए ट्रांसमिशन पॉइंट इट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वेव, thus हाई फ्रीक्वेंसी वेव एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज मॉड्यूलेशन। तो क्या करें, जब फ्रीक्वेंसी हमारी अगर जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस में तो ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते, इसके लिए हमें ट्रांसमिशन पॉइंट के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव होते हैं वो हमारे कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब हमने जो मॉड्यूलेशन पढ़ा था उसके अंदर आता है सिनुसोइडल वेव मॉड्यूलेशन। अब जो ये तीन टाइप का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे पहले, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्मेशन सिग्नल, यानी जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है उस पर डिपेंड करता है कि उनकी जो वेव्स हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो इसकी कैरियर सिग्नल वेव से जो है बिल्कुल ऐसी होती हैं, और मॉड्यूलेशन साइन वेव सिग्नल जो होते हैं वो बिल्कुल फैली फैली होती हैं बहुत ज़्यादा। और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर ही छोटी छोटी वेव बनी हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी ऐसे करके वेव बनी है, पूरा एक सर्कल टाइप का बनाते हुए चलती है ये वेव। ठीक, फिर सेकंड टाइप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्मेशन सिग्नल। इसमें क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है कैरियर वेव की वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल पर डिपेंड करिए। कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेशन साइन सिग्नल तो दोनों सेम ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होता है, बदल जाता है। देखो पहले बिल्कुल थोड़ा दूर दूर चलने पर बिल्कुल पास आ जा रहे हैं, फिर थोड़ा दूर दूर फिर बिल्कुल पास आ जा रहे हैं। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल काम करते हैं। फिर आता है इसका थर्ड पार्ट, फेज मॉड्यूलेशन। द फेज ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द इन्फॉर्मेशन सिग्नल। फिर इसमें भी कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग साइन वेव सिग्नल तो सेम ही है, लेकिन फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, देखो इसमें पहले क्लोज क्लोज है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पूरा फैल जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके क्लोज आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके फैल रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। तो इस तरीके से फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है काम करते हैं।
अब हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं। वाइल कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स, जब हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, रेडियो वेव एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर एंटीना रेडिएट्स इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स, जो ट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालता है। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड रीच द रिसीविंग एंटीना एट द अदर एंड। ये जो वेव्स होती हैं ये स्पेस में ट्रेवल करती हैं और दूसरे एंटीना तक पहुंचती हैं, जो कि हमारा रिसीवर की तरह काम करता है। वी हैव कंसीडर्ड बिलो सम ऑफ द वेव प्रोपोगेशन मेथड्स। अब हम कुछ जो वेव प्रोपोगेशन मेथड है उनके बारे में बात करते हैं, और उनमें से सबसे पहला है ग्राउंड और सरफेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, देखो जब सरफेस ऑफ अर्थ है ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक सिग्नल जाते हैं, तो हमको पता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन दिस मोड ऑफ वेव प्रोपोगेशन ग्राउंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। इस टाइप के प्रोपोगेशन में जो ग्राउंड है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है सिग्नल वेव्स में, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक जाते हैं। द सिग्नल वेव ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सिग्नल है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर से ग्लाइड होके जाते हैं, ठीक। देखो जैसे कि यहाँ पर आप जा रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। while propagating on the surface of the earth the ground wave induces current in the ground। अब जब जो प्रोपोगेट करते हैं वो सरफेस ऑफ अर्थ में, जो ग्राउंड वेव होती हैं वो क्या करती हैं, करंट को इंड्यूस करती हैं ग्राउंड में। इट ऑल्सो बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, और जो ये है और वो सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके कॉर्नर पे बेंड भी हो जाती है। देखो यहाँ से कहीं गई और लास्ट में जो इनके कॉर्नर पे ना वहीं पर बेंड हो गई थोड़ा सा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड वेव इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एंड द पावर ऑफ द ग्राउंड वेव डिक्रीजेज। अब जब ऐसा करंट करता है, ग्राउंड में करंट देता है, तो जो ग्राउंड होता है, अर्थ जो होता है, वो इस ग्राउंड वेव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक। द पावर ऑफ द ग्राउंड वेव डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। अब जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ते जाती है, वैसे वैसे जो ग्राउंड वेव की जो पावर होती है या फिर जो उसकी पावर ही होती है सिंपल से, वो कम होते जाती है, ठीक है। दिस फिनोमेना लूजिंग ऑफ पावर ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड एटीन्यूएशन, ठीक है। और हमें पता है कि जब जो सिग्नल की जो पावर है वो कम होती है उसे हम एटीन्यूएशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी सिग्नल की जो पावर है वही कम हो रही है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, एटीन्यूएशन कहेंगे। द एटीन्यूएशन ऑफ ग्राउंड वेव इंक्रीजेस वेरी रैपिडली विद द इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे उनके बीच की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि जो वेव्स हैं वो बढ़ते जाएंगे उनके बीच में, वैसे वैसे एटीन्यूएशन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। Thus ground wave communication is not suited for high frequency signal wave and for very long range communication। अब जो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है वो स्मॉल डिस्टेंस है, इसके लिए चल सकता है कि हाँ कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में चलो हम ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमको 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर एक दूसरे को सिग्नल भेजने हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने हैं, तब हमारा जो ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन है एक बेस्ट मेथड नहीं है हमको कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। टू रेडिएट सिग्नल्स विद हाई फ्रीक्वेंसी द एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। अब इतने हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रेडिएट करने के लिए आपके जो एंटीनाज होने चाहिए वो भी उतने ही बड़े होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो सिग्नल की वेवलेंथ है उसको क्या कर सकें, सेंड कर सकें इधर से उधर तक। फिर ग्राउंड वेव्स के बाद आती है स्काई वेव प्रोपोगेशन, जब हम स्काई आयोनोस्फीयर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। द आयोनोस्फीयर प्लेज अ मेजर रोल इन स्काई वेव प्रोपोगेशन। वी नो दैट द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स लाइक ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है। जो आयोनोस्फीयर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कह रहे हैं कि स्काई वेव प्रोपोगेशन में हम जानते हैं कि जो अर्थ का आयोनोस्फीयर है वो कुछ पार्ट ऑफ वेरियस रीजन्स में डिवाइड है, जैसे ट्रोपो, स्ट्रेटोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर में। द आयोनोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्मोस्फीयर as temperature increases rapidly here and it is the outer part of the earth's atmosphere। अब जैसा कि आयोनोस्फीयर है वो क्या कहता है, थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तेजी से, और ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के एटमोस्फीयर की, ठीक। अबव ट्रोपोस्फीयर वी हैव वेरियस लेयर्स लाइक डी पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, ई पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, F1 पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर और F2 पार्ट ऑफ आयोनोस्फीयर। यानी कि ट्रोपोस्फीयर के ऊपर हमारे पास बहुत सारी लेयर होती है, जिनको डी जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट होता है, ई जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर का ही बात होता है वो भी, F1 पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर और F2 पार्ट ऑफ आयोनोस्फीयर, ठीक है। द आयोनोस्फीयर इज कॉल्ड सो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस और चार्जर पार्टिकल्स। यानी कि जो आयोनोस्फीयर है उसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ आयंस और चार्जर पार्टिकल्स
प्रेजेंट होते हैं। आयोनाइजेशन occurs due to the absorption of the ultraviolet and other high energy radiation coming from the sun by the air molecules। अब उसके बाद जो इसमें आयोनाइजेशन है वो कैसे होता है? आयोनाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एनर्जी और अदर हाई एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके, जो कि हमारे सन से आती हैं, ठीक है। और द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दस लेयर सो दैट दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड द अर्थ इन सक्सेसफुल इन हेल्प इन स्काई वेव प्रोपोगेशन। दिस इज सिमिलर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिक्स, ठीक है। जैसे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, उसी तरीके से ये भी काम करता है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आयोनोस्फीयर से बेंड होती हैं और जो रिसीविंग ऑब्जेक्ट होती है वहां तक पहुंच जाती हैं। जैसे देखो ये एक एंटीना है, यानी कि ट्रांसमिटिंग, यहाँ से सिग्नल एमिट हुआ, आयोनोस्फीयर में गए, आयोनोस्फीयर में आयंस आपस में करे, वो बहुत एक्टिव हुए और उसके बाद ये बेंड हो गए टुवर्ड्स दी, जो जहाँ पर हमको क्या करना है, मैसेज पहुंचाना है या फिर जो रिसीवर है वहां तक, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1710 किलोहर्ट्ज टू 40 मेगाहर्ट्ज आर प्रोपोगेटेड इन स्काई वेव प्रोपोगेशन। और जो रेडियो वेव्स हैं फ्रीक्वेंसी रेंज में 1710 से 40 मेगाहर्ट्ज के बीच में, वो इस स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर आते हैं। इसके बाद आते हैं स्पेस वेव्स। स्पेस वेव्स क्या होते हैं? द स्पेस वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना। अब स्पेस वेव्स में क्या होता है? ट्रांसमिटिंग एंटीना से डायरेक्ट रिसीविंग एंटीना में पहुंचते हैं, वो बिल्कुल वेव नहीं बनाते, बिल्कुल सीधे पाथ में जाके रिसीविंग एंटीना तक पहुंच जाते हैं। हेंस स्पेस वेव्स आर यूज्ड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन सच एज टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब जो स्पेस वेव्स होते हैं वो इस टाइप का कुछ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जैसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में, माइक्रोवेव लिंक में और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज जनरेटेड बाय ए द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस और बी द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है वो कम इसलिए होता है क्योंकि साइट डिस्टेंस की वजह से और कर्वेचर ऑफ अर्थ की वजह से, ठीक है। एट सम पॉइंट बाय द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन गेट्स ब्लॉक्ड। और कुछ टाइम पे जो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होता है अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है। द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड रिसीविंग एंटीना। और जो लाइन ऑफ साइट होता है वो डिस्टेंस बिटवीन होती है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में, एट विच दे कैन सी ईच अदर, जहां पर से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। इट इज ओनली कॉल्ड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ये सिर्फ उनके रेंज ऑफ कम्युनिकेशन होती है। द रेंज ऑफ स्पेस वेव कम्युनिकेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट। और जो रेंज है स्पेस वेव कम्युनिकेशन की उसको हम बढ़ा सकते हैं हाइट को बढ़ा के, ठीक है। और ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बीच की जो हाइट है उसको बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, स्पेस वेव कम्युनिकेशन को रेंज को बढ़ा सकते हैं। द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस dm between two transmitting antenna of height and the receiving antenna of height along above the earth is given by। अब जो हाइट लाइन ऑफ डिस्टेंस है मैक्सिमम टू ट्रांसमिटिंग एंटीना हाइट ht और जो रिसीविंग एंटीना है उनके बीच में, और dm इक्वल टू √2r_ht प्लस √2r_hr। तो ये क्या होगा, उनके बीच का जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस है ये हो जाएगा उनके बीच में, ठीक। अब है मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। मॉड्यूलेशन क्यों और उसकी जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। एनी मैसेज सिग्नल इन जनरल इज नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई भी मैसेज सिग्नल होता है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम तो होता नहीं है, ठीक है। बट इट स्प्रेड्स ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड द सिंगल बैंड विड्थ। अब लेकिन वो डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से ट्रेवल करता है, जिसे हम सिंगल बैंड विड्थ कहते हैं। Suppose we wish to transmit an electronic signal in the audio frequency range say 20 Hz to 20 kHz over a long distance, we need to consider factors like। अब जैसे हमने माना कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रोपोगेट करना है एक फ्रीक्वेंसी रेंज में, जो रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। और जो ये हर्ट्ज होती है यही ह्यूमंस की सुनने की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तब भी हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वी नीड टू कंसिडर, और इनके बीच में हमको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, और वो फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहला तो है साइज ऑफ एंटीना, ठीक है। इस टाइप के एंटीना तो आपने देखे होंगे अपने घरों में, बहुत यूज कर रहे होंगे। अगर जो 2001-2 के आसपास वाले हैं उनको पता होगा इस टाइप के एंटीना उन्होंने देखे होंगे। ये तो आप देखते ही हैं कई सारे बैंकों के ऊपर लगे रहते हैं, और इस टाइप के सिग्नल टावर्स भी आपने देखे होंगे, ये तो आपके घरों के आसपास भी दिखते ही हैं, ठीक। तो देखो साइज ऑफ एंटीना क्या है। एंटीना इज नीडेड फॉर बोथ ट्रांसमिट एंड रिसेप्शन। एंटीना जो होता है वो ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिट करने के लिए, साथ ही साथ रिसीव करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, यानी कि जितना सिग्नल आप भेज रहे हो उसी के कंपेरेबल में क्या होता है, एंटीना का साइज होता है। एटलीस्ट λ/4 where λ is the wavelength of the signal, ठीक। In the above radio frequency range, if we consider frequency 15,000 equal to V hertz, ठीक है। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50,000 हर्ट्ज होती है तो λ इक्वल टू C/V होता है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000 m,
ठीक हो गया। वेयर एंटीना लेंथ, यहाँ पर जो एंटीना लेंथ है λ/4 इक्वल 25/4 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5000 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगी आपका एंटीना लेंथ भी निकल जाएगी। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ एंटीना ऑफ हाइट 5000 मीटर। ठीक है, और ये बिल्कुल भी आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी एंटीना, इतना बड़ा एंटीना बनाना जिसकी हाइट हो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर नियरली मान लो। ठीक है, इतना बड़ा एंटीना बनाने का तो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा ये। सो द ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी शुड बी रेज्ड इन सच वे दैट द लेंथ ऑफ द एंटीना इज विद इन 100 मीटर। ठीक है, तो हम जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उसको इस तरीके से रेज करते हैं, इस तरीके से बढ़ाते हैं कि जो लेंथ ऑफ एंटीना है वो 100 मीटर के अंदर अंदर क्या हो, उसको जो सिग्नल है उसको क्या कर ले, अपने अंदर पकड़ ले। ठीक है, 100 मीटर के अंदर अंदर पकड़ ले। दिस शोज दैट देयर इज अ नीड ऑफ कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदल रहे हैं ट्रांसमिशन से पहले। ठीक है, इसकी इसमें क्या पड़ती है, नीड हो जाती है। अब दूसरा आता है इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। एंटीना कितना पावर रेडिएट करते हैं, तो इफेक्टिव पावर रेडिएट करते हैं P इक्वल टू E/T। ठीक है, E एनर्जी हो गया, T टाइम हो गया, तो E इक्वल टू एच नहीं होता है, NU की जगह C/λ, तो हेंस P इज इक्वल टू E/T यानी कि C/λ मल्टीप्लाई बाय C/λ। Studies reveal that if L is the linear length of the antenna, then P is proportional to I/λ square। अगर L लेंथ है तो जो P है वो प्रोपोर्शनल होगा L/λ square के। Hence for good transmission high power and hence small wavelength and high frequency waves are required। और good ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा हाई पावर, ज़्यादा पावर चाहिए, कम वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होती है फॉर गुड ट्रांसमिशन। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स बिकम इनविटेबल इन दिस केस, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो बिकम इनविटेबल आती हैं। ठीक है, अवॉइडिंग मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी तो आ सकती है कि बहुत सारे ट्रांसमीटर सिग्नल लगे होंगे, तो कि जो मैंने किसी को भेजना है वो सिग्नल किसी और के पास चले जाए, और जो किसी और ने किसी और को भेजा वो सिग्नल मेरे पास आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, वेन मेनी ट्रांसमीटर्स आर ट्रांसमिटिंग बेस बैंड इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स एंड दे ऑल गेट्स मिक्स्ड अप। जब जो ट्रांसमीटर होते हैं सारे जो ट्रांसमिटिंग बेस बैंड इन्फॉर्मेशन होते हैं एक ही सिग्नल पे भेज रहे होते हैं या फिर एक ही फ्रीक्वेंसी के भेज रहे होते हैं, तब वो सारे मिक्स हो जाते हैं। देयर इज नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी डिस्टिंग्विश करने का माध्यम ही नहीं रहता है। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशन इज कम्युनिकेशन एट हाई फ्रीक्वेंसीज एंड अलॉटिंग अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर ईच ट्रांसमीटर सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग। अब इसमें जो सबसे पॉसिबल मेथड थी क्या थी कि एक तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे इनको कम्युनिकेट करो, और ये करो कि हर बैंड के लिए यानी कि हर बैंड विड्थ के लिए एक एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दो कि इसी फ्रीक्वेंसी पे तुम ट्रांसमिट करोगे और तुम्हारा जो रिसीवर है इसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव करेगा, जिसकी वजह से कोई भी मिक्सिंग ऑफ सिग्नल से नहीं होगी। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन फॉर डिफरेंट रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन, और यही चीज क्या करी जाती है डिफरेंट रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट स्टेशन के लिए की जाती है ताकि डिफरेंट सिग्नल्स ना आ जाए। ठीक है, हेंस वी अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन कहते हैं, और यहाँ से हम क्या कहते हैं, इसको भी समझ गए। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सब बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।